बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग जो है पूरे के पूरे पाठ्यक्रम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आपका कितने भी पेपर आपके होंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव आपकी परीक्षा हो चाहे लिखित परीक्षा हो, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी इस समय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पेपर अभी जो है लगे हुए हैं, उनके पेपर ऑब्जेक्टिव तरीके से हो रहे हैं। तो आपको बता दूं कि आपके लिए तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बाकी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो गए, CCSU हो गई, या इसी प्रकार से कानपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और इसके हिसाब से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, या इसी जो है बिहार विश्वविद्यालय या राजस्थान विश्वविद्यालय, और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जिनका नाम मैं कितना गिनाऊंगा। तो सभी के लिए मोस्ट वैल्यूएबल जो है प्रकार से वैल्यूएबल ये वीडियो है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये होम साइंस का लेक्चर बहुत ही एक प्रकार से आपकी हेल्प करेगा आपकी परीक्षा में। आप रिवीजन कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ओके, तो आपकी पेपर लगे हुए, जल्दी से देख करके इसको आसानी से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। बीए प्रथम सेमेस्टर की क्लास होनी है। बस ये वीडियो आप लोगों को देख करके परीक्षा में जाना है। पूरा का पूरा पाठ्यक्रम एक वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे, और बड़ी ही आसानी से हम तेज़ी के साथ समझने का प्रयास करेंगे, बड़ी ही तेज़ी के साथ हम पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास करेंगे, जो कुछ बातें आपके समझ में ना आने योग्य होंगी उनको मैं समझाने का भी प्रयास करूँगा। तो आप लोग ये बात जो है अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि बड़ी ही आसानी से हम समझने का प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। सारे मुद्दे आपके समझ में आने आएंगे, तो ये बिल्कुल भी आपका जो भ्रम है वो सब टूट जाएगा। और जो ये भ्रम बना हुआ है कि खास करके बताऊं तो जो है आप लोगों की यही आदत होती है, जैसे कि खास करके लड़कियों की आदत होती है कि वो हर एक प्रश्न को याद करने में लग जाती हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। हर प्रश्न को याद नहीं किया जाता या प्रश्नों को समझा जाता है। 102 बार वीडियो देख लेंगे, या 1 से 2 बार अगर किसी प्रश्न को आपने पढ़ लिया, तो वैसे आपके दिमाग में आधे-आधे प्रश्न चले आएँगे, मतलब उत्तर चले आएगा उसका। तो आप लोगों को याद नहीं करना है, रटना नहीं है। अब वो बचपन की यादें मतलब छोड़ दो बचपन में कि हाँ, याद कर रही थी, तो अभी याद करना है एकदम से, बिल्कुल आप उठा करके उसको अलग रखो, याद नहीं करना, रटना नहीं है। बस पढ़ लो, 2-3 बार पढ़ लो, याद हो जाएगा, सब खुद ही अपने आप में दिमाग में आ जाएगा। जब लिखने बैठोगी तो तुरंत आप जो है लिख लगेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि गृह विज्ञान में मतलब कि MS स्वामीनाथन जो है उनका क्या योगदान है, इसको बतलाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम से प्रश्न बन सकता है। तो चाहे जो भी और भी प्रश्न एग्जाम से बन सकते हैं, तो यहाँ पर हमने इस प्रश्न को लिखने का प्रयास किया। प्रश्न उत्तर आप कैसे लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे कि मोकाम्बो जो है संबा सीमन MS स्वामीनाथन का जन्म जो हुआ था, कब हुआ था? 7 अगस्त को हुआ था, और 1925 ईस्वी में जो है इनका जन्म होता है। तमिलनाडु के कुंभकोणम जो है स्थान में हुआ था। इनकी शिक्षा केरल में हुई थी। इन्होंने जो है जूलॉजी में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद कृषि विज्ञान में करियर बनाने का निर्णय इन्होंने लिया था। स्वामीनाथन जी की बात की जाए तो इन्होंने हरित क्रांति का एक प्रकार से आवाहन किया था भारत में हरित क्रांति को एक प्रकार से अपने चरम तक पहुंचाया था। इसीलिए इनको हरित क्रांति का जनक कहा था, अर्थात फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इनको कहा जाता है, ठीक। इनकी जो है हरित क्रांति जो आई थी 1967-68 के आसपास आई थी, जिसके कारण से गेहूं और जो है चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई है खासकर मात्रा में, क्योंकि इनके प्रयासों के कारण से भारत में अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। इन्होंने गेहूं और चावल की जो है उच्च किस्मों को विकसित किया। इनका दृष्टिकोण दुनिया में भूख और गरीबी को खत्म करना था। डॉक्टर स्वामीनाथन ने अस्थायी कृषि, अस्थायी खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता के संरक्षण पर भी कार्य किया। जैव विविधता मतलब कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है जीव रहते हो, जैवों की मतलब कि जैव माने होता है जीव, विविधता मतलब होता है अनेक अनेक प्रकार के जो जीव जो है जहाँ पर रहते हैं, वो जो जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है, ठीक। अस्थायी खाद्य सुरक्षा मतलब होता है कि ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो कि एक प्रकार से अस्थायी हो, और एक प्रकार से हमारे जीवन की भी सुरक्षा करें, हमारे एक प्रकार से, और अस्थायी कृषि भी करें ताकि जो है अस्थायी कृषि ना रह जाए। ओके, आगे है हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत ज़्यादा उपज देने वाले गेहूं और चावल के बीज गरीब किसानों के खेतों में लगाए गए थे। उसी मतलब उनकी इस क्रांति के कारण उन्हें खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में विश्व नेता का दर्जा भी मिला है। तो खाद्य सुरक्षा जो कि आपका एक चैप्टर है, इसीलिए खाद्य सुरक्षा को लेकर के ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, ये विश्व स्तर के कौन है, विश्व नेता कहे जाते हैं खाद्य सुरक्षा के। सन 1987 ईस्वी में उन्हें पहला विश्व खाद्य पुरस्कार भी मिला। किसको? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। विभिन्न पुरस्कारों और सम्मानों के साथ प्राप्त धनराशि से डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने 1990 ईस्वी के दशक के आरंभ में जो है अवलंबनीय कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए चेन्नई में एक शोध केंद्र की भी स्थापना करी है। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन
का मुख्य उद्देश्य भारतीय गांवों में प्रकृति तथा महिलाओं के अनुकूल प्रौद्योगिकी के विकास और प्रसार पर आधारित रोजगार उपलब्ध कराने वाली आर्थिक विकास की रणनीति को जो है बढ़ावा देना है। इस प्रकार से है। तो आप बड़े ही आसानी से इसके बारे में समझा सकते थे। हमने आपको बता दिया इनके बारे में। क्या बताया, गृह विज्ञान में एम एस स्वामीनाथन का योगदान यही है। ओके, खाद्य सुरक्षा के मामले में। आगे देखते थोड़ा सा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। कोशिका की परिभाषा दीजिए एवं कोशिका के प्रकार बताइए। तो प्रत्येक जीवधारी का शरीर अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है, जिन्हें कोशिका कहते हैं। प्रश्न आपसे एग्जाम से में पूछेगा, जैसे ऑब्जेक्टिव वाले परेशान हो रहे हैं कि सब्जी सर जी ऑब्जेक्टिव में जब प्रश्न पूछेगा तो आप लिखित काहे लिए बता रहे हो। बहुत लोग अगर ऑब्जेक्टिव बताओगे तो लिखित वाले में कहेंगे सर जी लिखित पेपर होता है, आप कुछ जानते नहीं हो। तो मैं बता दूं आपको कि पेपर जो है कुछ विश्वविद्यालय के लिखित भी होंगे, कुछ विश्वविद्यालय के ऑब्जेक्टिव भी होंगे, और मुझे जो है भैया सबको लेकर के चलना है। इसीलिए जो है यह चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ, इस अगर जानकारी को अगर आप लोगों ने जो है अपने जो है माइंड में रोका भी थोड़े भी समय के लिए, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछे हरित क्रांति का जो है जो हरित क्रांति कब आई थी, तो 1967-68 के आसपास आई थी। आपसे पूछेगा हरित क्रांति के जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन है। विश्व स्तर मतलब विश्व खाद्य नेता किसे कहा था, तो इन्हों डॉक्टर स्वामीनाथन को कहा था। तो ये सब आप ऑब्जेक्टिव में प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। ओके, आप कोशिका को लेकर के यहाँ पर देखेंगे, प्रत्येक जीवधारी का शरीर क्या होता है, अनेक छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर के बना होता है, उसे कोशिका कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि जो है छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर के जो है शरीर बना हुआ होता है, वो सबसे छोटी इकाई या फिर शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो कोशिका है। हालांकि एक मॉडल पेपर हमने इससे पहले जस्ट आपका डाल रखा है, जो है इसका मतलब कि इससे जस्ट पहले थोड़ा सा आप देखेंगे तो होम साइंस का मॉडल पेपर पड़ा हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उससे एक प्रकार से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे लगभग सभी कवर हो जाएंगे। तो वो मॉडल पेपर जरूर देख लीजिएगा आप ऑब्जेक्टिव वालों, ठीक है। कोशिका सभी अजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं आगे हम समझते हैं। एक व्यक्ति है कौन, आइलिन पियर्स। आइलिन पियर्स जो है वो कोशिका की परिभाषा को देते हुए क्या कहते हैं, देखते हैं भाई। तो आइलिन पियर्स महोदय कहते हैं कोशिका की परिभाषा को देते हुए कि कोशिका जो होती है जीवित पदार्थ या जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, जो कि अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम होती है। तो ये जो एक प्रकार से परिभाषा किसकी है, आइलिन पियर्स की है। एग्जाम से आपसे ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न पूछेगा कि कोशिका जीवित पदार्थ या जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, जो कि अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम होती है। कथन किसका है, तो कथन किसका है, ये कथन आइलिस पियर्स का है। ओके, कोशिका के कितने प्रकार होते हैं, तो मुख्य रूप से दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक होती है जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। ओके, तो जो कोशिका के प्रकार में केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती हैं। पहला आपका हमने बता ही दिया, दूसरा भी आपको बता दिया। पहला जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं ये क्या होती है और इनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपके जो है जो शैवाल वगैरह होते हैं, जीवाणु कोशिका होती है, वो सब आते हैं। जैसे कि इनमें केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका का क्या होता है, अभाव अर्थात कमी होती है। तो आपसे पूछेगा कि किस कोशिका में केंद्रक झिल्ली एवं जो है केंद्रिका की कमी होती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कमी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के एक आध दो उदाहरण बताए तो यहाँ पर जैसे जीवाणु कोशिका, नीली हरी शैवाल वगैरह जो होते हैं, तो ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती, वनस्पतियां वगैरह। आगे समझते हैं, अगला है दूसरी प्रकार की जो है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका दोनों ही पाए जाते हों, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे मनुष्य में जो है यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, पेड़ पौधों में भी यही पाई जाती है। लेकिन जो वनस्पतियां होती हैं छोटी छोटी, उनमें जो है या फिर शैवालों में आप देखेंगे उसमें क्या पाया जाता है मेरे भाई, उसमें जो है आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, जिसमें कोशिका का और केंद्रिका का क्या होता है, केंद्रक झिल्ली और के जो है केंद्रिका का क्या होता है, अभाव अर्थात कमी होती है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई आपकी। आगे बढ़ते, उदाहरण के रूप में यूकैरियोटिक आप बता सकते हैं, मनुष्य, पेड़, ये सब। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण है। आपको ऑप्शन में देगा मनुष्य, बी में देगा पेड़ पौधे, सी में देगा ए और बी दोनों। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ी थोड़ी सभी के बारे में, कि कोशिका क्या है, ये सब क्या है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। कोशिका जो है मनुष्य शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। जब विभिन्न जो है कोशिकाएं मिलती हैं तो एक ऊतक का निर्माण होता है, विभिन्न ऊतक मिलते हैं तो एक अंगक बनता है, अंगक से अंगतंत्र बनता है, अंगतंत्र से मिलकर के जाकर के अपनी बॉडी बनती, शरीर बनता है। ओके,
अगला प्रश्न है कोशिका अंग किसे कहते हैं? कोशिका अंग, ओके, कोशिका के अंग जो होते हैं वही पूछा गया है। तो कोशिका के अंग कौन कौन से होते हैं? तो जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न कार्य करते हैं मेरे भाई, मतलब भाई बहनें जो भी जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो संबोधन मेरा हो सकता है भाई निकले, चूंकि भाई कहने की आदत है। ठीक, तो आप लोग बहनें लोग जो बुरा है वो बुरा मत मानिएगा कि हाँ जो है सर जी भाई भाई बोल रहे हैं, बहनें एक बार भी नहीं बोले, तो ये परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, उसी प्रकार कोशिका के अंदर स्थित संरचनाएं भी विशिष्ट कार्य करती हैं। इन संरचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है? कोशिका का एक अंग है। लाइसोसोम हो गया, लाइसोसोम केंद्रक, ये भी कोशिका का अंग है। और उसके बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या है? कोशिका के अंग हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। तो कोश जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग मिलकर के भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, उसी प्रकार से कोशिका के अंदर जो है तमाम सारी संरचनाएं स्थित होती हैं, और वो भी एक प्रकार से अपना अपना विशिष्ट कार्य करती हैं, और इन्हीं संरचनाओं को कोशिका का अंग कहा जाता है। ठीक, आगे हम समझते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या है। ओके, उसके बाद में हम लाइसोसोम के बारे में जानेंगे। देखें भाई, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है इसको भी समझ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। एग्जाम से प्रश्न लगातार पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि जो है कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, क्योंकि उसके द्वारा ग्रहण किए गए भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। किसके रूप में? एटीपी के रूप में जो होती है वो ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का ऑक्सीकरण होता है किसके फलस्वरूप? माइटोकॉन्ड्रिया के फलस्वरूप। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, लाइसोसोम क्या है? फटाफट से समझते हैं। ओके, अगला प्रश्न, लाइसोसोम का कार्य बताइए। तो लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? पाचन करना। ये कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों का भक्षण करते हैं, और उसको भक्षण करने के बाद में उसे कोशिका झिल्ली के बाहर भेजने का कार्य करते हैं। कौन? लाइसोसोम जो होते हैं। लाइसोसोम जो होते हैं वो बाह्य रोग कारक आदि का भक्षण करके कोशिका की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। तो कोशिका का रक्षा कौन करता है? तो लाइसोसोम करते हैं। ओके, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 6वां नंबर देखेंगे यहाँ पर, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले विद्वान है आपके कौन भाई? वो विद्वान का नाम है स्लाइडन। क्या नाम है? स्लाइडन। और एक व्यक्ति और है स्वान है। जंतु विज्ञान शास्त्री थे स्वान, और वनस्पति विज्ञान शास्त्री है स्लाइडन। वनस्पति आपसे पूछेगा स्लाइडन कौन से विज्ञान शास्त्री है? तो वनस्पति शास्त्र, मतलब वनस्पति विज्ञान शास्त्री है। और जो है स्वान कौन है? ये जंतु विज्ञान शास्त्री है। तो इन दोनों ने मिलकर के कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कब? 1839 ईस्वी में। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न, कोशिका सिद्धांत क्या है? कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों का शरीर जो होता है एक या अधिक कोशिकाओं से मिल करके बना हुआ होता है, तथा सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी कोशिका से ही होता है। तो जो कोशिकाएं बनती हैं वो भी कहीं ना कहीं पे किसी कोशिका के द्वारा ही बनती हैं। तो ये बात भी जो है एक प्रकार से इसके संदर्भ में बताई जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी कभी एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है। तो यहाँ पर चाहे लिखित टाइप का मॉडल पेपर हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, किसी प्रकार का प्रश्न आपसे एग्जाम से पूछेगा, आसानी से कर लेंगे। प्रश्न कभी कभी पूरा नाम लिखने को लेकर के पूछ जाता है कि इससे डीएनए, आरएनए, एटीपी, जो है डीपीटी और बीसीजी, इन सभी के फुल फॉर्म बताएं। सबसे पहले हम समझते हैं डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का फुल फॉर्म है। अगला आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है मेरे भाई? आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला है एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? जो है क्या नाम है? एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। क्या है? ट्राईफास्फेट। ओके, एडे मतलब कि एडिनोसिन ट्राईफास्फेट एटीपी का फुल फॉर्म है। अगला है डीपीटी। तो डिप्थीरिया पे जो है प्रट्यूइस। क्या? प्रट्यूइस यूसिसिस, परट्यूसिस मतलब कि परट्यूसिस टिटनेस। तो डिप्थीरिया परट्यूसिस टिटनेस, ये जो है डीपीटी का फुल फॉर्म है। थोड़ा सा प्रोनाउंस में जो है प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि लगातार क्लास हो रही है, तो इससे जो है जुबान फिसल जा रही कभी कभी। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा। अगला बीसीजी। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या? बीसीजी का टीका वगैरह आपको तो सभी को पता होगा। तो बीसीजी का मतलब होता है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। क्या? बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। तो ये याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इतना जरूर याद कर लीजिएगा। ये तो याद करने वाली चीज़ें हैं, इसके लिए हमने इसको बता दी। अगला प्रश्न 9वां नंबर, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो ऊतक जो होते हैं वो मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? तो ऊतक जो है वो मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा।
यहाँ पर देखेंगे ऊतकों के प्रकार। पहला ऊतक कौन सा है, उसका नाम है उपकला ऊतक। पहले ऊतक का क्या नाम है, उपकला ऊतक। इसको क्या कहते हैं आप, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है आपका संयोजी ऊतक, जिसको क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तीसरा है पेशी ऊतक, जिसको आप जो है मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। चौथा है आपका तंत्रिका ऊतक, जिसको आप नर्वस टिश्यू कहते हैं। और जो पांचवा है आपका जनन ऊतक, अर्थात जो है रिप्रोडक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक, तो ये इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। चलिए, तो ये 5 प्रकार के ऊतक होते हैं। और जब बहुत सारे जो है एक प्रकार से कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है, ऊतक बनता है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने 10वां नंबर देखेंगे, जीव द्रव्य किसे कहते हैं। एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है। तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीव द्रव्य वास्तव में कोशिका झिल्ली के अंदर उपस्थित जो है समस्त तरल को सम्मिलित रूप से जो है क्या कहा जाता है, जो कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसी को कोशिका झिल्ली के अंदर में होता है। तो उस सभी तरल पदार्थ को या जो है एक प्रकार लिक्विड पदार्थ को क्या कहते हैं, जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। यह एक कैसा होता है, रंग से हीन होता है, अर्थात एक रंगहीन होता है जो तरल पदार्थ होता है। अर्ध तरल अवस्था में द्रव्य होता है, जिसमें सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। कौन कौन से, लाइसोसोम, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष 11वां नंबर, कोशिका द्रव्य क्या होता है। कोशिका द्रव्य क्या होता है, तो उत्तर समझे यहाँ पर। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली के बीच में स्थित द्रव्य को क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में क्या होता है, जो स्थित जो द्रव्य होता है उसी ही को ही कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य जो होता है पारदर्शक होता है, मतलब एक पार से दूसरे पार देख सकते हैं इससे। इस द्रव्य के से रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता है। जेली के समान पदार्थ होता है। इसमें कार्बोज, वसा, लवण, शर्करा तथा कुछ कार्बनिक अम्ल जैसे कि ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, और उसके मतलब अकार्बनिक लवण, नाइट्रेट हो गया, सल्फेट, ये सब जो है इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रक किसे कहते हैं। केंद्रक किसे कहते हैं, तो कोशिका द्रव्य के अंदर मध्य भाग में अथवा किनारे की ओर एक गोल आकृति की रचना होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक को कोशिका का ब्रेन अर्थात क्या कहा था, एग्जाम से तो पूछेगा केंद्रक को कोशिका, मतलब कि कोशिका का ब्रेन किसे कहा था, तो केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। कोशिका में होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं केंद्रक के द्वारा ही संचालित और नियंत्रित की जाती हैं। इसी जैसे शरीर का कार्य, मतलब कि शरीर का संचालन पूरे के पूरे कौन करता है, दिमाग करता है। इसीलिए पूरी की पूरी कोशिका का संचालन जो होता है या फिर जो जितनी जैविक क्रियाएं होती हैं वो सब संचालित और नियंत्रित कौन करता है, वो सब जो है केंद्रक ही करता है। इसीलिए केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। ओके, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न 13वां नंबर देखें, केंद्रक द्रव्य क्या होता है। तो केंद्रक द्रव्य में पाया जाने, मतलब केंद्रक में पाया जाने वाला द्रव्य केंद्रक द्रव्य कहलाता है। यह भी क्या होता है, रंगहीन होता है। और एक प्रकार से इसमें क्या होता है, क्रोमेटिन जो है तत्व जो होता है वो पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके समक्ष 14वां नंबर देखें, जो है 14वां नंबर प्रश्न है आपका, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है, या कोशिका जैविकी कहते हैं, सेल बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चाहे ये को साइटोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी बोलो। ओके, ये दोनों जो है कहा जाता है किसको, कोशिका का अध्ययन करना जो है अध्ययन को यही कहा जाता है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई, आगे समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न 15वां नंबर प्रश्न है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है। तो एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है मेरे भाई। अगला जो है उत्तर इसके समझेंगे, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली जो है कहा जाता है, क्योंकि कई बार यह थैली जो होती है क्या होती है, फट जाती है। कौन थैली, लाइसोसोम वाली जो थैली होती है वो कभी कभी क्या होती है, फट जाती है। तो इसके पश्चात मतलब इसके पाचक एंजाइम के कोशिका द्रव्य के बाहर निकल आते हैं और कोशिका के दूसरे कोशिकांगों का भक्षण करने लगते हैं, जिस कारण पूरी कोशिका समाप्त हो जाती है। तो ये एक प्रकार से क्या है, लाइसोसोम को हत्या की थैली इसीलिए कहा जाता है। अगला प्रश्न है 16वां नंबर की, कोशिका की खोज कब और किसने की। तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, तथा 1679 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज करी। तो जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी, तो ल्यूवेनहॉक ने करी थी। जबकि जो है अगर आपसे पूछे मृत कोशिका की खोज किसने करी थी, 1665 में जो है रॉबर्ट हुक भाई साहब ने करी थी।
आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न है अमाशय के कितने भाग होते हैं? तो अमाशय के कितने भाग होते हैं? अमाशय जो होता है 3 प्रकार का होता है, 3 भाग होते हैं अमाशय के। पहला भाग कौन-सा याद कर लीजिएगा। अमाशय कितने प्रकार का होता है? 3 अमाशय कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला है आपका कार्डियक, दूसरा क्या है जठर, तीसरा क्या फंडिस। क्या कार्डियक, जठर और फंडिस ये 3 जो होते हैं ये अमाशय के कौन है भाई? ये अमाशय के कार्य मतलब कि अमाशय के प्रकार हैं। ओके। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 18वां नंबर। बड़ी आंत के कितने प्रश्न है आपके समक्ष। प्रश्न देखें सभी लोग। प्रश्न है आपका कि बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? तो बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला आपका कोलोन, दूसरा है रेक्टम, तीसरा है एनस। ओके, तो 3 भाग होते हैं बड़ी आंत के। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, कोलोन, रेक्टम और कौन है एनस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 19वां नंबर प्रश्न देखेंगे। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? तो छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। पहला आपका जो है जो है डायोडिनम, दूसरा है आपका जेज्यू मतलब कि जेजयूनम और तीसरा है आपका इलियम। ओके, क्या पहला है आपका डायोडिनम, दूसरा है जेजयूनम और तीसरा है इलियम। ओके, ये क्लियर हो गई इतनी बात। आगे बढ़ते हैं 20वां नंबर प्रश्न देखें। 20वां नंबर प्रश्न देखिएगा फटाफट से। 20वां नंबर है प्रश्न कि पित्ताशय क्या होता है और इसका क्या कार्य होता है? तो पित्ताशय जो होता है यकृत के पीछे की ओर नाशपाती के आकार की छोटी सी थैली होती है, जिसमें क्या होता है पित्त जो रस होता है वो संग्रह होता है, मतलब उसका इकट्ठा होना होता है। पित्त आशय माने होता है आसरा देना, और पित्त माने जो पित्त रस जो होता है वो जाकर के पित्त आशय में जो है रुकता है। आवश्यकता पड़ने पर पाचन हेतु पित्ताशय पित्त को ग्रहणी में भेजता रहता है। ओके, अगला प्रश्न है आपके समक्ष। प्लीहा क्या होता है भाई? तो प्लीहा जो होता है लंबे आकार की ग्रंथि होती है, जो कि अमाशय के बाईं तरफ से मतलब बाईं तरफ 9वीं और 10वीं और 11वीं पसली के अंदर स्थित होती है। यह लाल रक्त कणों को जन्म देती है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है अगन्याशय के कार्य बताइए। अगन्याशय के कार्य क्या क्या होते हैं? अगन्याशय के कार्य बताइए। तो अगन्याशय स्राव बनाता है, जो कि मतलब जो पाचन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात ये है कि जो है अगन्याशय का कार्य ये है कि ये इंसुलिन हार्मोन बनाता है। कौन? अगन्याशय। और इसका प्रमुख कार्य होता है कि जो है रक्त में जो उपस्थित शर्करा का पाचन करना, किसका? इंसुलिन का हार्मोन का। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसलिए इंसुलिन कौन बनाता है? तो इंसुलिन अगन्याशय का कार्य है बनाना। अगला प्रश्न है आपका स्वर यंत्र अर्थात जो है जो है लायरनक्स। लायरनक्स जो है लर्नेक्स किसे कहते हैं अर्थात स्वरतंत्र किसे कहते हैं? इसके कार्य बताइए। तो श्वास नली का ऊपरी भाग स्वरतंत्र कहलाता है। श्वास नली का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? स्वरतंत्र कहलाता है। कार्य इसका क्या है भाई? कार्य इसका पहला ये है कि स्वर यंत्र में रज्जु होते हैं जो बोलते समय स्वर उत्पन्न करते हैं। दूसरी बात इसमें दूसरा कार्य ये है कि यह जो है एपिक्लास्टिक मतलब एपिग्लाटिस के माध्यम से मतलब भोजन के कणों की को श्वास नली में भेजे जाने से क्या करते हैं? रोकते हैं। ये बात हो गई आपकी। तो 23 नंबर प्रश्न आपका कंप्लीट। अगला प्रश्न देख लेते हैं उच्छ्वास क्या होता है? उच्छ्वास किसे कहते हैं? तो श्वास लेने की क्रिया उच्छ्वास कहलाती है। इस क्रिया के अंतर्गत नाक द्वारा शुद्ध वायु ग्रहण की जाती है। तो श्वास लेने की क्रिया क्या कहलाती है? उच्छ्वास कहलाती है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, श्वास लेने की क्रिया क्या कहलाती है? उच्छ्वास कहलाती है। ठीक, इस क्रिया के द्वारा नाक द्वारा शुद्ध वायु ग्रहण की जाती है। ओके, अगला है उच्छ्वास माने होता है कि जब जो है आप नाक से जो है जब वायु ग्रहण करते हैं तो वही होता है उच्छ्वास। अगला है प्रश्न प्रश्वास क्या होता है? तो नाक द्वारा श्वास को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वही कहलाती है आपकी प्रश्वास। ओके, इस क्रिया के द्वारा शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाला जाता है। किसके द्वारा? प्रश्वास के द्वारा। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है एग्जाम्स में कि इपिग्लास्टिस किसे कहते हैं? तो स्वर यंत्र का पर उपस्थित बना एक ढक्कन लगा रहता है जिसे एपिग्लाटिस कहते हैं। जैसे ही खाद्य पदार्थ का मतलब खाद्य पदार्थ स्वर यंत्र के ऊपर से गुजरने लगता है, यह ढक्कन तुरंत गिर करके श्वास नली का मुंह क्या कर देता है? बंद कर देता है, और जिससे भोजन के कण जो होते हैं श्वास नली में जो है नहीं जो है जा पाते हैं। ये यहाँ पर क्लियर होगी इतनी बातें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 27 नंबर प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न है क्या कि जो है श्वासिकाएँ प्रश्न है आपके समक्ष मेरे भाई। प्रश्न है आपके समक्ष मतलब कि श्वसन इकाएँ जो होती हैं ब्रोंचॉइस जो मतलब जो है ब्रोंचिलस। तो ब्रोंचिलस किसे कहते हैं? तो श्वास नली जो होती है वो 12 से 13 मतलब 12 से 15 सेंटीमीटर के बाद 2 भागों में बटी हुई होती है।
जिन्हें क्या कहते हैं मेरे भाई, जिन्हें क्या कहते हैं, तो जिन्हें क्या कहते हैं, श्वसनिकाएँ कहते हैं। जिसे श्वसनिकाएँ कहते हैं। श्वसनिकाएँ फेफड़ों में पहुँच करके अनेक शाखाओं, प्रशाखाओं में वृक्ष के समान विभक्त होती जाती हैं और अंत में अत्यंत बारीक हो जाती हैं, जिसे वायु प्रणालियाँ जो है वायु प्रणालियाँ कहते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखिए फटाफट से। ये प्रश्न है कि कर्णपूर्व ग्रंथियाँ अर्थात जो है पेरियोटिड जो ग्लैंड्स किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर आप एक लाइन में देख सकते बड़े आसानी से कि कानों के नीचे जो है कानों के नीचे कपोलों के पास स्थित ग्रंथियां कर्ण पूर्व ग्रंथियां कहलाती हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है पेरिकार्डियल द्रव्य किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, हृदय के चारों ओर पल्लों की थैली का एक आवरण होता है जिसके मध्य एक चिकना तेलमय पदार्थ भरा रहता है, जिसके कारण हृदय बिना किसी घर्षण के सरलता से फैलता और सिकुड़ता है। इस पदार्थ को पेरिकार्डियल द्रव्य कहते हैं। ठीक, तो ये क्लियर होगी इतनी बातें। आगे बढ़ते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं ना, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है। अगला प्रश्न तो ये हो गया ना आपका, श्वसन इकाई हो गई कर्णपुर पल्लियाँ। पेरिकार्डियल द्रव बताया हमने, तो समझे पेरिकार्डियल द्रव किसे कहते हैं। तो हृदय के चारों ओर दो पल्लों की थैली का एक आवरण होता है जिसके मध्य में एक चिकना तेलमय पदार्थ भरा हुआ होता है, जिसके कारण हृदय बिना किसी घर्षण के सरलता के साथ फैलता और सिकुड़ता है। इस पदार्थ को क्या कहते हैं, मतलब कि पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं, जिसकी मदद से होता है। ओके, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अगर जो अमाशय होता है उसके कार्य क्या होते हैं। तो भोजन को पचाने में अमाशय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मुख्य रूप से अमाशय ही भोजन को क्या करता है, पचाता है। अमाशय भोजन को अपने अंदर उस समय तक रोके रखता है जब तक कि उसमें इच्छित भौतिक और रासायनिक परिवर्तन ना हो जाए। आमाशयिक रस द्वारा भोजन का पाचन होता है और संपूर्ण भोजन अर्धतरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। आधे आधे लिक्विड भाग में हो जाता है भोजन। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने 31 नंबर, वनस्पति और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है, स्पष्ट कीजिए। तो वनस्पति कोशिका इस तरफ इसके फीचर्स हैं और जंतु कोशिका के फीचर इस तरफ है। ओके, चलिए हम समझ लेते हैं कि आखिरकार क्या अंतर है वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका में। तो वनस्पति कोशिकाओं की एक प्रकार से पहली बात सुने कि वनस्पति कोशिका जो होती है ना भाई, वनस्पति कोशिका की झिल्ली के ऊपर सेलुलोज का एक आवरण होता है जिसे कोशिका की क्या कहते हैं, भित्ति कहते हैं। जबकि जंतु कोशिका की बात करें मेरे भाई, तो इसमें कोशिका भित्ति ही नहीं होती। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पतली झिल्ली के रूप में यहाँ पर होती है। अगला प्रश्न दूसरा पॉइंट ये है, एक कवक तथा जीवाणुओं को छोड़ करके हरे पौधों की कोशिकाओं में हरित लवण, रंगीन वर्गीकरण तथा जो है अवर्णीय लवण पाए जाते हैं। ये होगा दूसरी बात ये है कि इसमें जंतु कोशिका में प्राणी कोशिका में कवक जो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तीसरा अंतर है कि एक प्रवण पादप कोशिका में एक केंद्रीय रिक्तता एवं अन्य जो है रिक्तताएं पाई जाती हैं। बिल्कुल। और तीसरा यह है कि प्राणी कोशिका में जीवद्रव्य में सूक्ष्म रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। अगला जो है अंतर इसमें इन दोनों में क्या है, ये कुछ शैवालों एवं कवकों को छोड़ करके जो है तारकाय नहीं पाया जाता इसमें। ठीक, जो है वनस्पति में, जबकि प्राणी कोशिका में बहुधा एक जो है तारकाय पाया जाता है। ये अंतर थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको हमने समझ लिए। अगला प्रश्न आपके सामने, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा पैदा करने के मुख्य केंद्र होते हैं, इसीलिए इन्हें कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है शरीर में, इसीलिए जो है इसको बिजली क्या कहा जाता है, बिजली का घर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, श्वसन की परिभाषा दीजिए। श्वसन एक ऐसी शारीरिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जीवित जीव आसपास के वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। फेफड़ों में का प्रवेश व बाहर निकलना क्या कहलाता है मेरे पास दोस्तों, हवा का प्रवेश व बाहर निकलना ही जो होता है, हवा का क्या मेरे भाई, हवा का अंदर प्रवेश करना और बाहर निकलना, हवा और रक्त के मध्य गैसों की अदला बदली रक्तों में गैसों का आना जाना तथा खून और ऊतकों के मध्य गैसों की अदला बदली जो होती है वही श्वसन कहलाती है। ओके,
अगला प्रश्न है कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म जो है उसमें पाए जाने वाले किन्हीं 7 अंगों के नाम लिखिए। तो कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले 7 अंगों के नाम पूछा गया है। तो पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है आपका राइबोसोम, तीसरा है गोल्गी बॉडी, चौथा है आपका जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पांचवा है राइसोसोम और छठवा है सेंट्रोसोम और सातवां है आपका वेक्यूलस। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर समझ में आ रही वीडियो तो। चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर, राइबोसोम का कार्य बताइए। तो राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन बनाने का काम करती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है ऊतक से आप क्या समझती हैं। तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक कोशिका के ऐसे समूह होते हैं जो कि विशेष जो है कार्य करते हैं और कोशिका मतलब सामूहिक तौर पर काम में आते हैं। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष 37 नंबर, उपस्थित ऊतक के कार्य बताइए। उपस्थित ऊतक के कार्य बताइए। तो उपस्थित ऊतक के कार्य क्या है। पहले कार्य ये तो कि ये श्वेत या गुलाबी रंग के कपड़े जो है रंग के कड़े किंतु लचीले पदार्थ होते हैं जो अस्थियों के बीच संधि स्थलों में पाए जाते हैं। ये अंगों को दृढ़ता के साथ क्या करते हैं, लचक प्रदान करने का कार्य करते हैं। 38 नंबर प्रश्न पर ध्यान अपनी दृष्टि दिखाइए। अगला है आपका जो है 38 नंबर प्रश्न, सर्वदाता एवं सर्वग्राही रक्तवर्ण का नाम लिखिए। तो पहला है आपका सर्वदाता, कौन है भाई। सर्वदाता जो होता है रक्त वर्ग जो है आपका ओ है, ये सभी को जो है खून दे सकता है। जिसका ओ पॉजिटिव है या फिर जिसका ओ है वो सभी को खून दे सकता है, ठीक है। और सर्वग्राही रक्त वर्ग जो है आपका ये क्या है भाई, ये सर्वग्राही है ए और बी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपके समक्ष 39 नंबर, नाड़ी संस्थान क्या है। वह संस्थान जिसके अंतर्गत मस्तिष्क, न्यूरॉन्स, नाड़ी एवं अन्य नाड़ियाँ आदि शरीर की क्रिया को सुचारू रूप से संचालित, नियमित एवं नियंत्रित हेतु भाग लेती हैं, नाड़ी संस्थान कहलाती हैं। हमारा चलना फिरना, बोलना, सोचना, समझना, डर लगना, बेहोश हो जाना आदि सभी क्रियाएं नाड़ी संस्थान द्वारा निर्देशित की जाती हैं। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष 40वां नंबर प्रश्न देखेंगे फटाफट से। लसिका एक तरल पदार्थ मतलब कि पारदर्शक रंगहीन द्रव होता है। लसिका क्या है। तो लसिका एक तरल पारदर्शक रंगहीन क्या होता है, द्रव होता है जिसमें कुछ जो है सफ़ेद रक्त कणिकाएँ होती है, श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं। यह तरल ऊतक का ही रूपांतरित रूप होता है। इसे लाल रक्त कणिकाओं का पूर्ण अभाव होता है। ओके, ये इतनी चीज़ क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके समक्ष 41 नंबर प्रश्न है, रक्त दबाव बिंदु किसे कहते हैं। क्या, रक्त दबाव बिंदु किसे कहते हैं। तो अब आपका रक्त दबाव बिंदु किसे कहते हैं। तो रक्त दबाव बिंदु शरीर के विभिन्न स्थानों पर वे क्षेत्र होते हैं जहाँ से क्या होता है, रक्त जो होता था, जो खून होता है वो बहना प्रारंभ होता था। रक्त वाहिका को अस्थि के सहारे दबा करके यथाशक्ति रक्त के प्रवाह को रोका जा सकता है, उसी को रक्त दबाव बिंदु कहते हैं। ओके, जैसे कि ऊपरी भुजा में बैंक्रियल दबाव बिंदु, रेडियल या फिर अलवर दबाव बिंदु, दूसरा है आपका पैरों में दबाव बिंदु जो है फीमोरल दबाव बिंदु, तीसरा है आपका चेहरे में दबाव बिंदु जिसको आप कैरोटिड दबाव बिंदु या फिर जो है टेम्पोरल दबाव बिंदु या फिर फेशियल दबाव बिंदु के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष 42 नंबर देखेंगे, रक्तहीनता क्या होती है। रक्तहीनता की स्थिति में लाल रंग के रक्त कोषों की संख्या एवं आकार में अथवा हीमोग्लोबिन की मात्रा में अथवा दोनों में न्यूनता होने लगती है। वह रोग रक्त की मतलब कि ऑक्सीजन को ऊतकों तक ले जाने की योग्यता में कमी कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप मनुष्य की धड़कनें जो होती हैं तेज हो जाती हैं तथा सिर दर्द, कमजोरी, सांस फूलना, घबराहट होना आदि लक्षण जो है अभिव्यक्त होने लगते हैं। विभिन्न प्रकार की जो है रंगहीनता में अन्य लक्षण जो होते हैं वो भी दिखाई पड़ने लगते हैं। तो ये चीज़ें हो गई रक्तहीनता के बारे में बता दी। आगे समझिए गृह विज्ञान की परिभाषा कैसे दे सकते हैं अगर पूछा जाए तो। डॉक्टर राजकमल देवदास जो है गृह विज्ञान की परिभाषा को देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, गृह विज्ञान की परिभाषा को देते हुए डॉक्टर राजमल देवदास इनका नाम है और ये कहते हैं कि गृह विज्ञान जो होता है समुदाय में, क्या भाई, गृह विज्ञान जो होता है वो समुदाय में, क्या कहा कि गृह विज्ञान जो है समुदाय एवं राष्ट्र के प्रत्येक पक्ष से संबंधित होता है। गृह विज्ञान मानवीय वातावरण, पारिवारिक पोषण, संसाधनों का व्यवस्थापन,
बाल विकास एवं उपभोक्ताओं की कुशलता में सुधार के संबंध में ज्ञान को संश्लिष्ट एवं संकेतित करने का कार्य करता है। कथन है आपके राजमल देवदास का। अगला प्रश्न 44 नंबर, भोजन की परिभाषा बताइए। भोजन जो होता है वह ठोस अथवा तरल पदार्थ होता है जिसका कोई व्यक्ति ग्रहण कर सकता है और जो शरीर मतलब कि शरीर में जाकर के पाचन, अवशोषण तथा चयापचय के पश्चात शरीर को ऊर्जा प्रदान करना मतलब करता है। अगला प्रश्न है, कुपोषण कितने प्रकार का होता है? क्या कुपोषण कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए है मतलब कि 3 प्रकार का होता है। आपका कुपोषण कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। पहला है आपका आवश्यकता से अधिक पोषण, ये अगला दूसरा है अपर्याप्त पोषण, तीसरा है पोषण असंतुलन। ये तीनों जो होते हैं कुपोषण के पर्याप्त मतलब कि प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है पोषक तत्व की परिभाषा बताइए। 46 नंबर, पोषक तत्व की परिभाषा बताइए। भोजन के अंदर विद्यमान हुए समस्त पौष्टिक तत्व जो शरीर निर्माण, ऊर्जा उत्पादन और शरीर की रोगों की से रक्षा करने का कार्य करते हों, पोषक तत्व वही कहलाते हैं। ओके। अगला प्रश्न है पोषक तत्वों के कितने प्रकार के पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषक तत्व मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। पहला प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा वसा, चौथा प्रोटीन, चौथा आपका है सॉरी पांचवा है आपका खनिज लवण और छठवा है आपका जल। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष देखेंगे तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा पोषक तत्व की संख्या कितनी, तो ये हो गए आपके 6। अगला प्रश्न 48 नंबर देखेंगे सभी लोग प्रश्न, शरीर निर्माणक भोज्य तत्व क्या होते हैं? वह भोज्य तत्व उत्तर लिखेंगे, वह भोज्य तत्व जो शरीर में निर्माण करने का कार्य करते हैं शरीर निर्माणक भोज्य तत्व कहलाते हैं। शरीर निर्माणक भोज्य तत्वों में प्रोटीन का प्रमुख स्थान है। हमारे शरीर की कोशिकाओं का निर्माण प्रोटीन के द्वारा ही होता है। खनिज लवण और शरीर में जो है जल में शरीर निर्माणक तत्व होते हैं, तो ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 49 नंबर की सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व क्या होते हैं? सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व क्या होते हैं? तो ऐसे तत्व या फिर जो पोषक तत्व हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते समय जिससे शरीर के अंग ठीक से कार्य करते हैं और साथ ही साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहते हैं? सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहते हैं। ओके, वे सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहलाते हैं। प्रमुख सुरक्षात्मक तत्व कौन कौन से? जैसे कि विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, जल, प्रोटीन, ये सब क्या है? ये सब सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं। ओके, कैसे हैं? सुरक्षात्मक पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, देखेंगे 50 नंबर प्रश्न। 50वां नंबर प्रश्न देखेंगे सभी लोग। प्रश्न है आपके समक्ष कि अपराध क्या है? प्रश्न है आपके समक्ष कि आधारीय चयापचय दर अर्थात बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो जो है बीएमआर जिसको कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट अंग्रेजी में कहते हैं, आधारीय चयापचय दर, ये क्या होता है? तो ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो कि जीवित मनुष्य की आंतरिक क्रियाओं को क्रियान्वित करने के लिए शरीर के भार के प्रति किलोग्राम के लिए 1 घंटे में प्रयोग में लाई जाती है। ये आधारीय चयापचय दर कहलाती है। इसे संक्षिप्त रूप से जो है स्पष्ट करने के लिए बीएमआर जो है कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगला प्रश्न है चयापचय मेटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं चयापचय को अंग्रेजी में, ये किसे कहते हैं? तो रासायनिक क्रियाओं के अंतर्गत कोशिकाओं में 2 प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होते हैं। पहला है आपका कोशिकाओं के टूटने की क्रिया जो अपचय अर्थात जो है कैटाबॉलिज्म, तथा कोशिका वस्तु के जो है बनने का निर्माण विधि उपचय अर्थात जो है एनाबोलिज्म कहते हैं, और इन दोनों क्रियाओं को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? चयापचय के नाम से जानते हैं। अगला तो चयापचय बराबर अपचय प्लस उपचय। अगला प्रश्न आपके सामने है अमीनो एसिड क्या होते हैं? तो प्रोटीन के सूक्ष्मतम अंतिम अंश को एमिनो एसिड कहा जाता है। अमीनो अम्ल बहुत सूक्ष्म होने के कारण से रक्त में अवशोषित होकर के जो है यकृत में पहुँचे और उसके बाद निर्माणकारी कोषों में जाते हैं तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत तथा निर्माण करते हैं। ओके, तो ये अमीनो एसिड के जो है ये होते हैं। अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? तो अमीनो एसिड 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आवश्यक अमीनो एसिड, दूसरा है आपका अनावश्यक अमीनो एसिड। ओके, तो यहाँ पर चौथा समझते हैं आवश्यक जो है आवश्यक जो अमीनो एसिड है उसके नाम जो है यहाँ पर बतलाने के लिए कैसे बतलाएंगे? तो आवश्यक अमीनो एसिड के नाम इस प्रकार हैं। पहला आपके जैसे लाइसिन हो गया, दूसरा ट्रिप्टोफैन, तीसरा आपका ल्यूसिन,
और चौथा आपका बैलिन, पांचवा है आपका जो है आइसोसोल्यूसिन, और छठवा आपका थ्रियोनिन, और आपका सातवां है आपका कौन सा भाई, सातवां है आपका मेथियोनिन, और आठवां है क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फिनाइल एनालिन, नौवां है आर्जीन, और 10वां है हिस्टीडीन। ओके, ये आपके हो गए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है जो है क्वासियोरकर क्या होता है। क्वासियोरकर क्या होता है? तो क्वासियोरकर क्या होता है मेरे भाई? क्वासियोरकर क्या होता है? तो यह प्रोटीन की कमी से होने वाला एक प्रकार का रोग होता है। यह रोग बच्चों में पाया जाता है। यह रोग प्रोटीन की मात्रा में कमी होने के कारण से ये एवं उत्तम प्रकार के जो है उत्तम प्रकार के प्रोटीन के अभाव में ही भी होता है। इसे रोगी की शारीरिक वृद्धि में कमी आ जाती है। पैर, हाथ, मुंह में सूजन आ जाती है। बच्चे का मुंह चंद्रमा के समान अर्थात मून जो है फेस गोल हो जाता है तथा त्वचा खुरदरी और चमकेदार हो जाती है। कब? क्वासियोरकर। ओके, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 56 नंबर जो है पोषणीय सूखा रोग अर्थात न्यूट्रिशनल मेजर जो है मेजर क्या है मेजर्म्स, ये क्या होता है? तो यह रोग जो है आहार में प्रोटीन और कैलोरी की अत्यधिक कमी होने के कारण से होता है। एक वर्ष के बच्चे इस रोग से अत्यधिक पीड़ित होते हैं। बच्चे का शारीरिक विकास एक जो है क्या होता है, एक मेरे प्यारे दोस्तों सॉरी रुक जाता है। बच्चे का शारीरिक विकास क्या होता है? रुक जाता था। मांसपेशियां धीरे धीरे क्षीण होने लगती हैं और त्वचा के नीचे की वसा समाप्त होने लगती है और बस्ता जो बच्चा होता है अस्थि कंकाल दिखाई पड़ने लगता है। ये एक प्रकार से पोषणीय सूखा रोग का एक प्रकार से क्या है, हमने लक्षण वगैरह बता दिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा होगा। 57 नंबर प्रश्न देखेंगे। 57 नंबर प्रश्न है मधुमेह क्या होता है? मधुमेह एक प्रकार से क्या होता है भाई? रोग होता है। मधुमेह जब कार्बोहाइड्रेट का समुचित पाचन नहीं हो पाता है तब शरीर में शर्करा की क्या हो जाती है, मात्रा बढ़ जाती है और इसे ही मधुमेह कहते हैं। तो शुगर बढ़ जाना क्या कहलाता है? मधुमेह कहलाता है। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 58 नंबर प्रश्न है प्रोटीन प्राप्ति के 5 वानस्पतिक एवं 5 पशुजन्य स्रोत बताइए। तो पहले वानस्पतिक स्रोत के बारे में देख लेते हैं। पहला दालों से प्रोटीन की प्राप्ति होती है। दूसरा सोयाबीन से होती है। तीसरा सूखे मेवे से होती है। चौथा तिलहन से होती है और पांचवा हरी सब्जियों से भी वानस्पतिक स्रोत जो है होते हैं प्रोटीन प्राप्ति के। पशुजन्य स्रोत जैसे कि अंडा हो गया, दूध हो गया, मांस मछली हो गई, पनीर हो गया, दही हो गया, इन सबसे क्या होता है? प्रोटीन की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है आपका प्रोटीन की प्रतिदिन की आवश्यकता बतलाइए। प्रोटीन की प्रतिदिन की आवश्यकता बतलाइए। तो प्रोटीन की प्रतिदिन की आवश्यकता निम्न सूत्र के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। पहला है 1 ग्राम प्रोटीन प्रति जो है किलोग्राम शरीर भार। तो अर्थात यदि कोई व्यक्ति 40 किलोग्राम का है तो उसे 40 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन आवश्यकता होगी। अर्थात कोई व्यक्ति 40 किलो का तो 40 ग्राम प्रोटीन, 50 किलो का तो 50 ग्राम प्रोटीन जो है उसे मिलनी चाहिए डेली। ठीक, तो अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न। तो एग्जाम से ऐसे प्रश्न पूछेगा कितना चाहिए। तो 50 ग्राम कोई व्यक्ति 50 किलो का है उसे कितनी जो है चाहिए प्रोटीन, तो आपसे बताइएगा 50 ग्राम चाहिए। ओके, अगला प्रश्न है मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट से क्या तात्पर्य है? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट से क्या तात्पर्य है मेरे प्यारे दोस्तों? बताने का प्रयास करें फटाफट से। चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल इकाई मोनोसैकेराइड को कहते हैं। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट जल अपघटन के द्वारा विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। इनका पाचन भोजन के रूप में ग्रहण करने के बाद तत्काल ही हो जाता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड ये सब कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। अगला प्रश्न है 61 नंबर पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट आहार में किस रूप में प्राप्त होती है? तो उत्तर लिखेंगे पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट आहार में स्टार्च जो है उसके बाद में जो है डेक्स्ट्रीन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, पेक्टिन इन सभी के रूप में जो है ये पॉलीसैकेराइड जो है प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला प्रश्न है आपके 62 नंबर 5 शर्करा युक्त जो है भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हैं शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ? खजूर हो गया आपका, चुकंदर, गन्ना, शहद, किशमिश, अंजीर, छुहारा, ये सब क्या शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ हैं। 63 नंबर प्रश्न देखेंगे 5 स्टार्च युक्त भोज्य पदार्थों के नाम। स्टार्च युक्त भोज्य पदार्थ आपके शकरकंद हो गया, जिमीकंद, अरबी, साबूदाना, अरबी माने घुइया, साबूदाना, चावल, अरारोट, आलू, मैदा, चावल, ये सब होते हैं आपके स्टार्च इसमें होते हैं। ओके,
64 नंबर प्रश्न देखेंगे, वसा प्राप्ति के प्रमुख साधन बताइए। वसा कहाँ से हमको मिलते हैं? तो वसा जो है प्राप्ति के दो साधन है। एक तो जो है प्राणिज पदार्थ जो होते हैं, प्राणिज पदार्थ जैसे कि विभिन्न दूध में वसा क्या होती है, वसा की मात्रा भिन्न भिन्न होती है, जिसमें मक्खन, घी, पनीर, मलाई, दही, क्रीम तैयार किए जाते हैं। मांस, मछली, अंडा, पशुओं की चर्बी, यकृत, मछलियों के यकृत आदि में भी वसा मतलब की पाई जाती है। वसा के ये सब साधन होते हैं। ये प्राकृतिक जो है प्राणिज जो है पदार्थ है। और अगला वानस्पतिक पदार्थ वाले जैसे कि कुछ है, जिससे जो है क्या मिलती है, प्रोटीन है क्या, हाँ वसा, सॉरी वसा मिलती है। तो वानस्पतिक पदार्थ में वसा, जैसे बादाम खाने से वसा मिलती है, पिस्ता, नारियल, वसा माने होता है फैट, चिरौंजी, काजू, मूंगफली, अखरोट, सूखे मेवे, नारियल, तिल, सरसों, बिनौला, उसके बाद में अलसी यानी तीसी, इन सभी में वसा होती है। अनाजों में इनकी जो है मात्रा नगण्य होती है। तो अनाजों में क्या होता है, वसा नहीं होती है। ओके, इसीलिए अनाज खा करके लोग मोटे नहीं होते जल्दी। वसा तब बढ़ती जब आप ये सब खाते हो, बादाम, पिस्ता, नारियल, चिरौंजी। ओके, ये बात ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है आपके समक्ष। अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है आपके सामने 65 नंबर, एक्रोलीन किसे कहते हैं? क्या प्रश्न है, एक्रोलीन किसे कहते हैं? तो अधिक समय तक अधिक ताप में रखने पर वसा अपने यौगिक अर्थात गिलसराल तथा वसीय अम्लों में परिवर्तित हो जाती है, और इस मतलब इससे एक अन्य पदार्थ निर्मित होता है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसे ही क्या कहते हैं, एक्रोलीन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 66 नंबर प्रश्न है, पायसीकरण क्या है? क्या भाई, पायसीकरण क्या होता है? तो जल के साथ फेंटने पर वसा पदार्थ में उपस्थित वसा अति सूक्ष्म कणों के रूप में जल में तैरने लगती है। इसी क्रिया को क्या कहता है, पायसीकरण कहा जाता है, अर्थात जो है इमुल्सिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। यह क्रिया वसा के पाचन में सहायता पहुंचाती है। अगला प्रश्न है आपका 67 नंबर प्रश्न है, संतृप्त वसीय अम्ल से क्या जो है समझते हैं? संतृप्त 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 वसीय अम्ल से आप क्या समझते हैं? संतृप्त वसीय अम्लों में केवल पहले और अंतिम कार्बन परमाणु पर क्रमशः मिथाइल ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा रहता है। संयुक्त वसीय अम्ल सामान्य ताप की स्थिति में ठोस के रूप में जो है रहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 68 नंबर प्रश्न कैसे लिखेंगे, क्या है कि असंतृप्त जो है वसीय अम्ल से क्या समझते हैं? क्या असंतृप्त वसीय अम्ल से आप क्या समझते हैं, प्रश्न पूछा गया है। तो असंतृप्त वसीय अम्ल साधारण ताप पर तरल अवस्था में रहता है। असंतृप्त वसीय अम्लों में कार्बन परमाणुओं में हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े हुए नहीं होते हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए कार्बन परमाणु द्विबंध बनती है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। 69 नंबर प्रश्न देखेंगे। 69 नंबर प्रश्न देखेंगे, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है 69 नंबर की, विटामिन सी। एक बात बता दूं आपको कि मैं ये पढ़ते चले जा रहा हूँ, आप सोचेंगे कि सर जी समझा नहीं रहे हो कोई चीज़, तो मैं आपको बता दूं इसमें समझाने वाली कोई बात है ही नहीं, और समझाने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है एक प्रकार से लंबा हो जाएगा वीडियो, और इसीलिए मैं समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जो है कम समय आपके पास है और कम समय में आपको तैयारी करनी है, इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ। ठीक है, अभी के लिए आप लोगों के लिए बेस्ट वीडियो है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। जो बातें पढ़ रहा हूँ इसको सुन लीजिए, बस एक प्रकार रिवीजन हो जाएगा आपका। ओके, 69 नंबर देखिए, विटामिन सी की प्रतिदिन मतलब विटामिन सी की प्रतिदिन की आवश्यकता बताइए। तो अध्ययनों से ज्ञात होता है कि एक प्रौढ़ पुरुष और महिला बच्चों की कम से कम दैनिक आवश्यकता 40 जो है मिलीग्राम होती है। गर्भावस्था और धात्री अवस्था में 60, धात्री अवस्था मतलब जब बच्चा हो जाए, गर्भावस्था मतलब जब बच्चा पेट में रहे, दोनों अवस्थाओं की बात कर रहा हूँ, उसमें 60 मिलीग्राम और 80 जो है मिलीग्राम क्रमशः विटामिन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है 70 नंबर, थायमीन की प्रतिदिन आवश्यकता होगा, आप बताइए। थायमीन की प्रतिदिन आवश्यकता बतलाइए। थायमीन की मात्रा जो है कैलोरीज की मात्रा के अनुपात में दी जाती है। सामान्यतः 1000 कैलोरी के लिए 5 से 6 मिलीग्राम थायमीन की आवश्यकता होती है। एक वयस्क पुरुष में 1.5 मिलीग्राम, एक साधारण स्त्री में 1.5 जो है मिलीग्राम, 6 मास के शिशु के लिए 0.5 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है थायमीन की। 71 नंबर प्रश्न है कि विटामिन ई की प्राप्ति के साधन बताइए। तो गेहूं के अंकुर एवं उससे निकले तेल, मक्का के अंकुर का तेल विटामिन ई की प्राप्ति के प्रमुख साधन है।
वनस्पति घी, बिनौला, सोयाबीन एवं नारियल के तेल से प्रति एक 100 ग्राम मतलब कि 100 ग्राम में 10 से 200 मिलीग्राम तक की प्राप्ति होती है। घी, मक्खन, अंडा, दूध, गाजर, टमाटर, मूंगफली, अंकुरित अनाज भी इसके स्रोत हैं। ठीक, विटामिन ई की। अगला प्रश्न है आपके समक्ष 72 नंबर, शरीर में पाए जाने वाले खनिज लवणों के नाम बताइए। तो मुख्य रूप से खनिज लवण जो शरीर में पाए जाते हैं उसमें कैल्शियम हो गया आपका, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, ये सब जो हैं ये किस कहाँ पर पाए जाते हैं, शरीर में पाए जाते हैं। तो ये शरीर में पाए जाने वाले खनिज लवण है। अगला तो यहीं पर देखेंगे ट्रेस बिलर खनिज लवण, लोहा, मैग्नीज, तांबा, जिंक, कोबाल्ट, आयोडीन, ये सब जो है क्या है, खनिज लवणों के नाम। अगला प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न है कि शरीर में जल का कितना भाग है। शरीर में जल का कितना भाग है। शरीर में 60 से 70 जो है परसेंट जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है। कुछ जल का भाग दो बटा तीन भाग अंशतः कोशिकीय तथा शेष 1.3 भाग बाह्य कोशिकीय जल से के रूप में होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न है कि जल के प्रमुख मतलब जल के मुख्य स्रोतों के नाम लिखिए। तो वर्षा का जल वर्षा का एक जल हो। दूसरा पृथ्वी के धरातल का जल, नदियाँ, झील, तालाब, ये सब होते हैं पृथ्वी के धरातल के तल में। अगला है आपका भूमि जल, जैसे कुआं हो गया, नलकूप हो गए, ये सब। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। अगला प्रश्न है कि जल द्वारा भोजन पकाने की 3 विधियों को बताइए। जल द्वारा भोजन पकाने की 3 विधियाँ, पहली है उबालना, बॉइलिंग करना। दूसरी है जो है खदकना अर्थात जो है सिमेरिंग करना। और तीसरा आपका कम पानी में पकाना अर्थात स्टेविंग करना। अगला प्रश्न है आपके सामने, वायु द्वारा भोजन पकाने की 2 विधियों के बारे में बताइए। तो पहला आपका भुनना हो गया या सेकना हो गया, रोस्टिंग, और जो है ब्रोलिंग, ये होता है वायु द्वारा पकाने की विधियाँ। दूसरी है धातु में भूनना, तो पैन बोर्लिंग। तीसरा आपका जो है तंदूर में पकाना, इससे क्या होगा, बैंकिंग से। अगला प्रश्न है आपके समक्ष 77 नंबर, 7 भोज्य समूह पदार्थों के नाम बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम से प्रश्न पूछेगा। तो प्रथम समूह है आपका, तो प्रथम समूह में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ इसी प्रकार से है। तो प्रथम समूह में हरी पीली सब्जियां आती हैं। द्वितीय समूह में विटामिन सी युक्त फल और सब्जियां सब आ जाती हैं। विटामिन सी में अन्य सब्जियां आती हैं। विटामिन डी में बात की जाए, विटामिन डी में तो क्या जो है विटामिन डी बोल रहा हूँ क्या। तो सात भोज्य पदार्थों के नाम आपका। चौथा है चतुर्थ समूह, दूध और जो है दूध से बने पदार्थ जो होते हैं चतुर्थ समूह में। पांचवें समूह में मांस, अंडा, जो है दालें, मेवे, ये सब होता है। छठवें में षष्ठ समूह अनाज एवं अनाज से बने पदार्थ। अगला है आपके सातवां जो समूह है भोजन का, वो है मक्खन, घी, तेल आदि। ओके, ये है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न है 78 नंबर, कि सेलेनियम के प्रति स्रोत लिखिए। सेलेनियम के प्रति स्रोत लिखिए। तो एक वयस्क व्यक्ति को रोजाना करीब 0.055 मिलीग्राम सेलेनियम की आवश्यकता होती है। सेलेनियम निम्न खाद्य पदार्थों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि अंडे के द्वारा, सूरजमुखी के बीज के द्वारा, चिकन के जो है चिकन, और उसके बाद में सैल्मन मछली के द्वारा, मशरूम से जो है चिया बीज, पनीर, ब्राउन राइस, ओट मील, पालक, दूध और दही, दालें, काजू, केला, ये सब जो होते हैं ये सब स्रोत हैं। ओके, आगे देखते हैं 79 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो पहला आपका क्वाशियोरकर, और दूसरा है कौन सा, मेरामासी से विटामिन प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, दूध में कौन से पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। दूध में कौन से पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं भैया। दूध में विटामिन सी जो होता है और लौह तत्व ये होते हैं जो नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ICMR के अनुसार क्रियाशीलता के आधार पर कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो कहता है क्रम क्रियाशील के हिसाब से स्त्री है तो उसको क्या होना चाहिए, 1875 किलो कैलोरी ऊर्जा उसको एक दिन में लेनी चाहिए। जबकि पुरुष है तो उसको 2425 जो है किलो कैलोरी ऊर्जा एक दिन के लिए चाहिए। ओके, सामान्य क्रियाशील कोई व्यक्ति है, अगर सामान्य कोई क्रियाशील व्यक्ति, तो उसके लिए कैसा होना चाहिए। सामान्य क्रियाशील व्यक्ति के लिए 2225 जो है कितने क्या है KCl बटे मतलब दिन एक दिन में, और है आपका 2875 KCl बटे डी। अत्यधिक क्रियाशील 2925 जो है ये, और उसके बाद में 3800 ये। अगला प्रश्न आपके समक्ष कैलोरी की परिभाषा दीजिए। एक कैलोरी का अर्थ उस ऊर्जा से होता है
जो कि 1 किलोग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे। इसे प्रदर्शित करते हैं। कैलोरी ऊर्जा नापने की इकाई होती है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के कार्य बताइए। प्रोटीन के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है शरीर की वृद्धि एवं विकास करना, और दूसरा है आपका शरीर की कोशिकाओं की फूट कर मरम्मत करना। क्या करना? शरीर की कोशिकाओं की फूट कर मरम्मत करता है तथा कई कोशिकाओं का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स हार्मोन्स का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, जिससे शरीर की जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती बढ़ती है। अगला प्रश्न 84 नंबर, शरीर में कार्बोहाइड्रेट के कार्य बताइए। तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है कि कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करता है। दूसरा कि शरीर को कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। तीसरा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की भी बचत करता है, क्योंकि यह प्रोटीन पर पड़ने वाले ऊर्जा उत्पत्ति के बोझ को कम भी करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न 85 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। 85 नंबर प्रश्न है, शरीर में पानी के कार्य बताइए। तो पानी के कार्य निम्नलिखित है। पहला कार्य, शरीर में विभिन्न अंगों व द्रवों की रचना में भाग लेता है। दूसरी, पानी एक अच्छे घोलक के रूप में कार्य करता है। तीसरा, शरीर में ताप नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। चौथा, पानी शरीर के पोषक तत्वों एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का कार्य करता है। अगला है, संधियों और आंतरिक भागों आंतरिक अंगों के लिए जो है स्नेहक का कार्य करता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। 86 नंबर प्रश्न है, मेरास्मस क्या है। तो मेरास्मस प्रोटीन कैलोरी की कमी से होने वाला कुपोषण है। मेरास्मस ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका तात्पर्य होता है व्यर्थ करना। 1 वर्ष के बच्चे अधिकांशतः इस बीमारी से पीड़ित होते हैं। इसमें मुख्य रूप से वृद्धि रुक जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं तथा बच्चा हड्डियों का ढांचा मात्र बनकर रह जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, पोषण की परिभाषा दी। पोषण क्या है। तो टर्नर महोदय वो कहते हैं कि पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न विक्रियाओं का संगठन है, जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण तथा उपभोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है, वृद्धि करता है तथा शारीरिक जो है टूट फूट की मरम्मत भी करता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, संतुलित आहार को लेकर के। संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार से आप क्या समझती हैं। तो वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर के निर्माण तत्वों की आवश्यकता तथा नियामक एवं सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूर्ण करता है, संतुलित आहार वही कहलाता है। अगला प्रश्न 89 नंबर प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोगों के नाम बताइए। विटामिन डी से रिकेट्स सूखा रोग होता है, और जो है ऑस्टियोपोरोसिस होता है, और ऑस्टियोमैलेशिया भी रोग होता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन के कार्य बताइए। शरीर में आयोडीन का प्रमुख कार्य जो है थायरॉक्सिन हार्मोन की वृद्धि करना है। थायरॉक्सिन हार्मोन ऊर्जा चयापचय में वृद्धि एवं जो है विकास में गर्भावस्था आदि में उपयोगी होता है। 91 नंबर प्रश्न देखेंगे। 91 नंबर प्रश्न, विटामिन ए की प्राप्ति स्रोत क्या है। विटामिन ए के प्राप्ति स्रोत जो है प्राणिज वसा, जैसे कि मक्खन, अंडे, जर्दी, मछली के तेल, ये सब हो गया। इसी को जो है वसा कहा जाता है, प्राणिज वसा। अगला प्रश्न है, दूध, गाजर, टमाटर, लहसुन, केला, आम, पपीता, हरी ताजी सब्जियां एवं साग, मूंगफली का तेल, ये सब जो है चाहिए बोल दिया क्या। सॉरी। तो विटामिन ए की प्राप्ति के स्रोत जो हैं यहीं से मिलते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 92 नंबर, अंकुरीकरण क्या भाई। अंकुरीकरण से क्या लाभ होता है। किससे। अंकुरीकरण से क्या लाभ होता है, प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो अंकुरीकरण से भोज्य पदार्थों के पोषण मूल्य में वृद्धि हो जाती है। अंकुरीकरण से दालों में विटामिन सी और विटामिन ई की मात्रा बढ़ जाती है। निपासिन और उसके बाद में फोलेट, थायमीन, राइबोफ्लेविन तथा अन्य विटामिन बी समूह के विटामिनों की मात्रा तथा लौह युक्त लवण की मात्रा में वृद्धि हो जाती है अंकुरीकरण से। ओके, अगला प्रश्न है 93 नंबर प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन जो होता है उसे सी कहते हैं, हाइड्रोजन को ओ कहते हैं, और जो है हाइड्रोजन को ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन को ओ कहते हैं और हाइड्रोजन को एच कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक यूनिट में 6 कार्बन परमाणु कि
कार्बोहाइड्रेट की एक यूनिट में 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन के परमाणुओं की एक श्रृंखला होती है। इस प्रकार इसका सूत्र जो है C6H12O6 जो है वो जाकर के बनता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 94 नंबर प्रश्न है, पाक क्रिया का प्रोटीन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पाक क्रिया का जो है प्रोटीन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पकाने से प्रोटीन जमकर सिकुड़ जाती है। अधिक जो है पकाने से प्रोटीन का पौष्टिक महत्व कम हो जाता है। पकाने से दालों की प्रोटीन मतलब का पोषक तत्व मूल्य बढ़ जाता है। 95 नंबर प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन के नाम बताइए। तो वसा में घुलनशील विटामिन के नाम है आपके ADA। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन के नाम बताइए। जल में घुलनशील विटामिन के नाम कौन है? विटामिन बी हो गया आपका, विटामिन सी हो गया। ये सब जो है क्या है? ये सब विटामिन बी और विटामिन सी ये जो है आपके मेरे प्यारे दोस्तों विटामिन कौन से हमने बताया आपको? विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन है। ओके, कीड़ा का हमने सूत्र बताया था, कीड़ा विटामिन जो होते हैं जल में घुलनशील है वसा में। तो जल में देखेंगे कीड़ा जो होता है वो कीड़ा जो तिलक है KEDA, ये क्या है? तो जल में घुलनशील विटामिन आपके जो बी और सी है ये जल में घुलनशील है। बाकी जो है ये आगे वसा में घुलनशील है कौन? कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए ये जो है किससे? कीड़ा। और किससे हैं? जल में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम प्राप्ति के स्रोत बताइए। दूध और दूध से बनी वस्तुएं जैसे मक्खन, दूध पाउडर, मट्ठा कैल्शियम प्राप्ति के सर्वोत्तम साधन है। इसके अतिरिक्त पालक, हरी पत्तीदार सब्जियां, मेथी, बंधुआ, साग, पत्ता गोभी, फूल गोभी, शलजम, मछली, तिल, सूखा नारियल एवं रोगी कैल्शियम प्राप्ति के उत्तम साधन है। ये कैल्शियम प्राप्ति के। ओके, अगला प्रश्न 98 नंबर, जल शुद्ध करने के उपाय बताइए। जल को दो प्रकार से शुद्ध किया जा सकता है, एक तो प्राकृतिक साधन और एक अप्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधन को 3 तरीके से बांट दीजिए। पहला आपका प्राकृतिक शुद्धिकरण, दूसरा तलछट शुद्धिकरण, तीसरा आपका प्रकाश शुद्धिकरण, मतलब प्रकाश की क्रिया से। जबकि कृत्रिम का है आसवन तथा संघनन, उसके बाद में उबालना, अस्कंदन और जो है तलछटीकरण। ये सब क्या है? ये सब जल शुद्ध करने के उपाय हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका 99 नंबर प्रश्न है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट के कार्य बताइए। शरीर में कहा हुआ कार्बोहाइड्रेट के कार्य, पहला कार्य ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। क्या भाई? कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। और उसका दूसरा कार्य ये है कि शरीर को कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। तीसरा कार्य, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की भी बचत करता है क्योंकि यह प्रोटीन पर पड़ने वाले ऊर्जा उत्पत्ति के बोझ को कम करता है। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, वसा के क्या प्रश्न है? वसा के ऑक्सीकरण को समान बनाए रखने में सहायता करता है। अगला है आपका, भोजन को स्वादिष्ट बनाता है और तथा शरीर के तापक्रम को नियंत्रित जो है करता है कौन? ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो होता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। अगला प्रश्न है, अभिवृद्धि से आप क्या समझते हैं? अभिवृद्धि से आप क्या समझते हैं? तो शारीरिक वृद्धि एवं बढ़ोतरी को विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। अभिवृद्धि का संबंध पारिवारिक संरचना में होने वाले रचनात्मक परिवर्तनों से होता है। यह सीमित आयु तक चलती है। अगला प्रश्न है, जाइगोटिक अवस्था कब से कब तक चलती है? यह अवस्था गर्भाधान अथवा निषेचन से आरंभ होती है तथा आगामी सप्ताह के अंत तक जो होती है वो चलती रहती है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, बीजावस्था से आप क्या समझते हैं? तो बीजावस्था को डिम्बावस्था भी कहते हैं। यह अवस्था गर्भाधान अथवा निषेचन से आरंभ होती है और 15 दिन तक चलती रहती है। अगला प्रश्न है, फीट्स क्या होते हैं? फीट्स क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो गर्भाधान के दूसरे माह के बाद से जन्म तक की अवस्था को फीट्स कहा जाता है। इस मतलब अवस्था में बालक पूर्ण मनुष्य का रूप धारण कर लेता है। अगला प्रश्न है, सिजेरियन शिशु किसे कहते हैं? सिजेरियन शिशु किसे कहते हैं? तो जब माता के पेट में चीरा लगा करके शिशु को बाहर निकाला जाता है तब ऐसे शिशु मतलब क्या होता है? सिजेरियन शिशु वो शिशु कहलाते हैं। अर्थात जिनका जो है ऑपरेशन पेट के माध्यम से होता है और उसके बाद में बच्चे होते हैं तो उसको जो है प्रकार से उस प्रकार के शिशु को सिजेरियन शिशु और उस प्रकार के ऑपरेशन को सिजेरियन जो है ऑपरेशन कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने है जो है 6वां नंबर, प्राकृतिक प्रमुख
प्राकृतिक प्रसव किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक प्रसव को स्वाभाविक प्रसव भी कहा जा सकता है। यह प्रसव बिना दवाओं और औजारों की सहायता से किया जाता है। इस प्रकार के प्रसव में बालक का सिर सर्वप्रथम बाहर आ जाता है। इसके बाद शरीर के अंग जो होते हैं धीरे धीरे करके बाहर आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने शैशवावस्था को लेकर के शैशवावस्था को लेकर के यहाँ पर प्रश्न है क्या कि शैशवावस्था कब प्रारंभ होती है? शैशवावस्था जन्म से मतलब जन्म के 2 सप्ताह के बाद से शुरू होकर के 2 वर्ष तक चलती रहती है। बालक को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाली यह अवस्था बालक को नव जीवन चक्र में महत्वपूर्ण स्थान जो है क्या करती है, रखती है। अगला प्रश्न आपके सामने जन्म से पूर्व अवस्था जिससे आप क्या समझते हैं? जन्म से पूर्व की विकास की अवस्था गर्भाधान से लेकर बालक के जन्म तक के समय तक की अवस्था है। यह अवस्था सामान्यतः 10 चंद्रमास अथवा 9 कैलेंडर मास की क्या होती है? 9 कैलेंडर मास की होती है। इसी अवसर में वंशानुक्रम का प्रभाव तय होता है, लिंग निर्धारण होता है अथवा बालकों की संख्या भी तय होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कहाँ पर तय होती भाई? तो जन्म से पूर्व अवस्था में से क्या आशय है? अगला प्रश्न आपके समक्ष है जो है पार्टूनेट अवस्था किसे कहते हैं? जन्म के बाद मेरे प्यारे दोस्तों क्या है? प्रश्न है आपका जो है पार्टूनेट क्या है? पार्टूनेट तो जन्म के 15 से 20 दिन मिनट 15 से 20 मिनट का समय पार्टूनेट अवस्था कहलाती है। अर्थात गर्भ नाल काटने से पहले की अवस्था क्या कहलाती है? पार्टूनेट अवस्था कहलाती है। अगला प्रश्न है नियोनेट से क्या तात्पर्य है? नियोनेट से क्या आशय है? तो गर्भ नाल काटने के लिए 14 दिन तक की आवश्यकता नियोनेट अवस्था कहलाती है। गर्भनाल काटने के बाद बालक स्वतंत्र जीव बन जाता है। अगला प्रश्न है बाल्यावस्था को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? तो बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा है उत्तरा बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 साल से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था है और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था है। अगला प्रश्न है हारलॉक के अनुसार जीवन काल की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? हारलॉक के अनुसार जीवन काल की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? अवस्थाएं तो हार्लॉक ने जीवन की जो है मुख्य रूप से 2 अवस्थाएं मानी है। पहला जन्म से पूर्व की अवस्था मतलब जन्म से पहले की, दूसरी जन्म की अवस्था की जो है जन्म के बाद की मतलब अवस्था बाल्यकाल। ओके, तो जन्म से पूर्व की अवस्था जैसे कि आपको हो गया डिम्ब काल हो गया, भ्रूण काल, डिम्ब काल के बाद आता है, उसके बाद में शिशु काल आता है, उसके बाद में नवजात काल, उसके बाद में शैशव काल। ये जो है 5 काल जो है उपखंड के रूप में है जन्म से पूर्व के। उधर इधर कितने हैं जो है एक प्रकार से जो है बाल काल है। यौनोत्सुक अवस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और उसके बाद में जो है यौनात्सुक अवस्था। तो ये भी एक प्रकार से क्या हो गई, इसका क्लियर हो गया प्रश्न आपका 12वां नंबर। 13वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 13वां नंबर प्रश्न तो 13वां नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर शारीरिक विकास को परिभाषित कीजिए। शारीरिक विकास से तात्पर्य सामान्य शारीरिक संरचना, शरीर की ऊंचाई, शरीर का भार, शारीरिक अवयवों का अनुपात, आंतरिक अंगों, हड्डियों तथा मांसपेशियों का विकास होना कहलाता है। स्नायुमंडल, मस्तिष्क तथा जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों के विकास से भी तात्पर्य होता है शारीरिक विकास का। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है 14 नंबर। क्या है प्रश्न आपके समक्ष देखेंगे सभी लोग। प्रश्न है आपका कि मस्तकाधोमुखी जो है क्रम स्पष्ट कीजिए। तो इस क्रम के अनुसार शारीरिक विकास सिर से पैरों की दिशा में होता है। क्या शारीरिक विकास जो होता है सिर से पैरों की दिशा में होता है। विकास सिर के क्षेत्र में पहले और फिर धड़ के क्षेत्र में होता है, फिर पैरों के क्षेत्र में जाता है। ओके, लेटा हुआ बालक पहले मतलब कि लेटा हुआ बालक पहले सिर को फिर धड़ जो है फिर धड़ उठाना सीखता है। तो पहले सर उठाना सीखता है, उसके बाद में धड़ उठाना सीखता है। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि पहले जो है सर की तरफ जो है विकास होता है। अगला प्रश्न है 12वां नंबर प्रश्न है जो है प्राक्सिमी जो है मेडिएस्टल क्रम स्पष्ट कीजिए। प्राक्सी मेडिएस्टल तो इस क्रम के अनुसार विकास सुषुम्ना नाड़ी के पास के क्षेत्रों में पहले और दूर के क्षेत्रों में अपेक्षाकृत देर से होता है। उदाहरण के लिए हाथों का विकास पहले एवं हाथ की उंगलियों का विकास जो होता है वो देर से होता है। ठीक,
अगला प्रश्न है आपके सामने 16 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विकास को परिभाषित कीजिए। तो चाइल्ड महोदय कहते हैं कि सामाजिक विकास वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति में उसके समूह मानकों के अनुसार व्यक्ति मतलब वास्तविक व्यवहार का विकास होता है। जबकि हार्लाक कहते हैं कि सामाजिक विकास का अर्थ उस योग्यता को अर्जित करना होता है जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार किया जा सके। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, हस्तता से आप क्या समझती हैं? तो हाथों के प्रयोग की समस्या को हस्तता कहते हैं। हस्तता अर्थात हाथ की समस्या का अर्थ है कि दूसरे हाथ की अपेक्षा एक हाथ का अधिक प्रयोग करना, उसी को क्या कहते हैं? हस्तता रोग कहते हैं। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक रेचन क्या है? जब दमित संवेगों की अभिव्यक्ति रचनात्मक, सृजनात्मक, मनोरंजनात्मक और सांस्कृतिक क्रियाओं के द्वारा की जाती है तो उसे संवेगात्मक रेचन कहते हैं। इस क्रिया से मन में रहने वाली दमित भावनाएं रचनात्मक ढंग से प्रकट होती हैं, अब हो जाती है। संवेगात्मक रेचन के लिए दो विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पहला क्या? शारीरिक रेचन, और दूसरा क्या? मानसिक रेचन। शारीरिक रेचन में विभिन्न शारीरिक क्रियाओं द्वारा दमित संवेगों की अभिव्यक्ति होती है, जैसे कि दमित क्रोध संवेग की अभिव्यक्ति नाटक के क्रोधी पात्र के रूप में अच्छी तरह कर सकता है। इसके अतिरिक्त शारीरिक खेलों द्वारा भी शारीरिक रेचन किया जा सकता है। मानसिक रेचन क्या है? मानसिक रेचन जो होता है मूक होता है। इसमें व्यक्ति संवेग उत्पन्न करने वाले व्यक्ति वस्तु तथा परिस्थिति के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल भी सकता है। 19 नंबर प्रश्न है आपका, वंशानुक्रम का अर्थ बताइए। वंशानुक्रम से अभिप्राय माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण होता है। व्यक्ति को अपने माता पिता द्वारा अपने पूर्वजों में से संग्रहित प्रभाव प्राप्त होता है, वही उसका क्या होता है? वंशानुक्रम होता है। सॉरी। अगला प्रश्न आपके सामने 20 नंबर, संवेगात्मक संतुलन प्राप्त करने के तरीके बताइए। क्या संवेगात्मक संतुलन प्राप्त करने के तरीके? दमन हो गया, शोधन हो गया सॉरी। उसके बाद में कौन सा? दमन, शोधन। उसके बाद में क्या है आपका? अध्यवसाय हो गया, रेचन हो गया, स्वतंत्र अभिव्यक्ति हो गई, और उसके बाद में मार्ग अंतरीकरण हो गया। ये सब क्या है? संवेगात्मक संतुलन प्राप्त करने के तरीके हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि क्रियात्मक विकास के प्रकार क्रियात्मक विकास के प्रकार कौन से हैं? तो क्रियात्मक विकास के प्रकार को समझ लेते हैं हम। क्रियात्मक विकास जो होता है मेरे भाई, क्रियात्मक विकास के प्रकार, पहला जो होता है संवेगात्मक विकास, दूसरा शारीरिक क्रियात्मक विकास। तो पहला संवेगात्मक विकास जो है 5 संवेदों, जैसे कि आँख हो गई, कान हो गए, नाक हो गए, जीभ और त्वचा, इन सभी का विकास होना संवेगात्मक विकास कहलाता है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। शारीरिक क्रियात्मक विकास समझते हैं जो है बड़ी पेशियों का विकास, जैसे कि टांगों का और बाहों का, ये सब जो होता है ये बड़ी पेशियों का विकास। और छोटी पेशियों का विकास जो दूसरा इसमें होता है, ये विकास जैसे कि उंगलियों का विकास हो, ये छोटी पेशियों का विकास कहलाता है। ठीक, तो ये क्रियात्मक विकास के प्रकार हैं। अगला और जो है 22वां नंबर प्रश्न है आपके समक्ष कि कुछ सामान्य वाणी विकारों के नाम लिखिए। तो कुछ सामान्य वाणी विकार इस प्रकार हैं, जैसे भ्रष्ट उच्चारण हो गया, अस्पष्ट उच्चारण हो गया, तुतलाना हो गया, हकलाना हो गया, तीव्र अस्पष्ट वाणी हो गई, ये सब वाणी विकार हैं। ओके, अगला प्रश्न है, वाणी क्या होती है? तो वाणी जो होती है मेरे प्यारे दोस्तों, वाणी एक प्रकार की भाषा होती है जिसमें ध्वनि या फिर जो शब्दों के माध्यम से अर्थ को स्पष्ट किया जाता है। वाणी के द्वारा मानव तथा अन्य प्राणियों में अंतर स्थापित किया जाता है। तो ये था एक प्रकार से वाणी की परिभाषा। तो हमने इतनी सारी चीज़ समझ ली, और आपको बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस वाले हमारे छात्र छात्रा हैं जिनकी अभी पेपर हो रहे हैं, उनको बता दूं कि ये इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पेपर का एक प्रकार से लगभग 100 से अधिक जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो आप लोगों के पेपर अभी भी हुए होंगे, आज शायद थे पेपर, और इसके बाद में तो यहाँ से देख लीजिएगा, प्रश्न आपके यहीं पर मिल जाएंगे। ओके, तो ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें लगातार, और यही चाहता हूँ, यही आपसे उम्मीद थी मेरे प्यारे दोस्तों
कि आप लोग लगातार बनाए रखेंगे। हालाँकि इसमें हमने आपको कुछ समझाने का प्रयास नहीं किया, इसके लिए मैं बहुत-बहुत माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आपको बता दूँ कि आपका एक प्रकार देरी जो है एक प्रकार से पेपर आपके लगे हुए हैं, इसीलिए हमने ज़्यादा समझाना उचित ना समझा और इसी प्रकार से आपको ये हम पढ़ते हुए आसानी से चले गए और आसानी से आप लोग सुनते हुए चले गए। इससे क्या होगा, कुछ मात्रा में आपको चीज़ें पता होंगी और जो चीज़ें आपको पढ़ी थी वो कुछ रिकॉल हो जाएँगी, तो इसीलिए कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें तैयार कर पाएँ यहाँ पर। तो फिर इसी प्रकार से मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।